गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गोस लॉ। हमने लास्ट टाइम जब वीडियो आपने देखी होगी, अगर देखी है तो, कि हमारे पास क्या है कि गॉस थ्योरम हमने स्टडी कर ली थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ गॉस थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। यानी इसका मतलब क्या है, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें बोला जाता है कि आपने क्या करना है, आपने कूलम्स लॉ को बनाना है। अब कूलम्स लॉ कब है? जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट को पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट हमारे पास डेरिवेशन या फर्स्ट जो आप रिजल्ट बनाते हो, आपके पास रिजल्ट बनता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है इसको प्रूव करना है, बेसिकली आपको किसकी हेल्प से करना है? इसको हमें करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी डेरिवेशन को देखने की कोशिश करेंगे कि इसको हम प्रूफ किस तरीके से करते हैं, और अगर हमारे एग्जाम में अगर हमसे पूछ लिया जाए तो आप इस डेरिवेशन को कैसे प्रूफ करोगे। तो देखो, फिगर हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर कंसीडर हो रहा है, क्योंकि हमें क्या देता है, हमने ये सीख रखा है कि जो गॉस थ्योरम होती है वो किसके लिए रखती है हमारे पास? क्लोज्ड लूप। आप क्लोज्ड लूप या फिर किसके लिए लगा रहे हो यहाँ पे? स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो हमने एक स्फीयर कंसीडर किया है, यहाँ पे सेंटर में हमारे पास क्या है? प्लस Q1 चार्ज है। अब हमें आप यहाँ पे भी ये याद रख सकते हो कि लास्ट जो आपने गॉस लॉ पढ़ा था उसमें आपने चार्ज कंसीडर किया था, उसमें दो चार्जेस के बारे में बात नहीं हुई थी। यहाँ पे दो चार्जेस हमें मिनिमम चाहिए, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वहीं पे आप याद रख सकते हो, फाइनल रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास? Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। कुछ इस तरीके का फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो आपको क्या करना है, यहां से आप देख सकते हो कि हमारे पास दो चार्जेस को हम कंसीडर करेंगे, जिसमें से एक चार्ज मेरे पास ये Q1 आ गया, दूसरा चार्ज मैंने P पॉइंट पे यहाँ पे कंसीडर कर रखा हुआ है, जिसको मैंने लिखा हुआ है प्लस Q2। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो हमारे पास क्या है? R है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता रहा है। यहाँ पे आ गया हमारे पास ds वेक्टर, बाकी सब कुछ सेम है। आप लास्ट जो हमारा टॉपिक कवर हुआ है उसे एक बार प्लीज चेक कर लें। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो एस है ये सरफेस एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। ये भी हमने सीखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो हमने क्या यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है और दूसरा हमारे पास क्या है? Q2 चार्ज है, जिनके बीच की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस रहेगा, उसे हमने किससे लिख दिया हुआ है? R से, विद सेंटर O। और जो हमारा स्फीयर है उसका जो सेंटर रहेगा उसे हमने बता दिया, यहाँ पे डिनोट कर दिया कि O है। नाउ कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया ds ओवर द स्फीयर। अब जो पूरा हमारे पास स्फीयर बन रहा है उसमें, उस स्फीयर में से हम क्या करेंगे? स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेंगे, जिसे हमने किससे डिनोट कर दिया? ds से। ये रहा हमारा ds, ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास क्या है? ds है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने एक लाइन में फर्स्ट मेंशन कर देना है कि ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रहा हमारा ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये E वेक्टर से जिसे हमने लिखा है। अब देखोगे दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर दोनों ही अगर एक सेम पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो इसका मतलब है उनके बीच में अगर किसी और डायरेक्शन में चले तो हमारे पास क्या बनता है? एंगल बनेगा। बट अगर कोई भी दो क्वांटिटीज या दो जिनकी भी पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हो, अगर वो सेम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वहां पे जो एंगल रहेगा हमारे पास, यानी 0 डिग्री रहेगा। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो हमारे थीटा की वैल्यू है वो कितनी है? 0 डिग्री। अब हम यूज करते हैं, हमें किसका यूज करना है? गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का आप यूज कैसे करोगे? आप लिखोगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन। हमें याद है कि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लूप है वो कैसा है? क्लोज्ड लूप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये हमारा रिजल्ट है गॉस थ्योरम का, इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो Q है हमारे पास चार्ज है, उसे हमने किससे कंसीडर कर रखा है? Q1 से कंसीडर किया हुआ है। तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं वेक्टर हटाता हूँ, हमें पता है अगर हम वेक्टर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है? एंगल इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लिख रहे हैं EDS cos ऑफ थीटा। और अगर हम क्लोज इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट भी यूज करी जाएगी। और लिमिट क्या है हमारे पास? S, यानी सरफेस एरिया। अब Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू वैसी की वैसी चल रही है। अब आप क्या करोगे? थीटा की वैल्यू पुट करोगे।
जो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 कंसीडर करी थी वो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे पुट कर लोगे। तो जैसे ही आप थीटा की वैल्यू पुट करते हो तो हमें पता है कि हमारे पास जो cos 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। cos 0 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1। तो जैसे ही आपने यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 पुट करी, आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा, EDS इंटू 1 यानी EDS, और इसके बाद क्या आ जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास क्या है कि आप जब भी इस पूरे गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हो, यहाँ पे E वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे क्या रहती है हमारे पास, कांस्टेंट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो E वेक्टर है जिसको आप यूज करते हो या E है हमारे पास, ये कांस्टेंट होगी, इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं होने वाली। तो ये इंटीग्रेशन इसकी होगी नहीं, तो हमारे पास किसकी इंटीग्रेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ ds की। और ds की इंटीग्रेशन का मतलब है हमारे पास, हमने स्फीयर कंसीडर किया है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि आपने लास्ट टाइम भी किया था। सेम डेरिवेशन है, कुछ मतलब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल नहीं रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्ट गॉस लॉ का यूज कर रहे हैं रिजल्ट का, और उसमें कोस एंगल की वैल्यू पुट करी जा रही है। बस इंटीग्रेशन कर दोगे, आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, 4πr²। 4πr² को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ई आपके पास पहले से कांस्टेंट था वो चल रहा था, यहाँ से आ गया 4πr² इक्वल्स टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ई की वैल्यू देखो, अगर मेरे को ई कैलकुलेट करना है, 4πr² को कहाँ ले दूसरी साइड ले जाऊंगा। जैसे ही मैं दूसरी साइड लेके जाता हूं तो मेरे को कुछ कुछ ऐसा देखा कि जो मेरा कूलम्स लॉ था उसमें आता था 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और ये दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का होगा। तो मैंने यहाँ से देखा एप्सिलॉन नॉट भी था, तो r² को मैंने आगे Q1 के साथ डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन r²। ये एक रिजल्ट बना। अब ये रिजल्ट किसके लिए बना, ये बना मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वेयर चार्ज Q2 इज प्लेस्ड। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक चार्ज प्लेस किया हुआ है Q2 P पॉइंट के ऊपर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। अब देखो, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली हमने, ये रिजल्ट बना लिया, ये इजी है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r²। तो क्या हमारा क्वेश्चन या जो हमसे पूछा जा रहा था वो सॉल्व हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ हमेशा किसकी बात करता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात। यानी कि हमारा भी आधा काम है, आधा काम इन द सेंस कि हम क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है, बट हमें करना क्या था कैलकुलेट, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल्स टू F अपॉन Q0। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, और इसी के बेसिस पे आप क्या करते थे, सारी की सारी डेरिवेशंस करते थे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका उल्टा करना है, उल्टा ही करना है ना। अब मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकाल दी है हमें, अब फोर्स निकालनी है, तो फोर्स निकालने के लिए F इधर ही रहेगा, और जो भी चार्ज रहेगा उसको आप दूसरी साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा किसके साथ, P के साथ। अब ये जो चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज यहाँ पे हमने कितना कंसीडर किया हुआ है, Q2। तो फॉर्मूला तो सेम ही चल रहा है हमारे पास, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ा वही आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, सेम ही बात है, कोई अलग तो है नहीं। आप बस इस फॉर्मूला के बेस पे ही इसे फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे Q0 जो था उसको हमने Q2 से लिखा है, और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए तो हमने पूरा का पूरा रिजल्ट बना रखा हुआ है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 इज गिवन बाय F इक्वल्स टू Q2 इंटू E। F इक्वल्स टू Q2 इंटू E, F इक्वल्स टू Q2 इंटू, अब E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यानी E जो हमने कैलकुलेट किया था 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r², वैल्यू पुट करी, आ गया आपके पास कूलम्स लॉ बन गया। देखो बड़ा सिंपल है, Q1 Q2, ये आ गया Q1 Q2 डिवाइड बाय r², 1/4π एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ये इतना सा ही टॉपिक था। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ कि हमारे पास क्या है, हमने गॉस थ्योरम का यूज किया, उसके बाद हमने एंगल पुट किया जो कि 0 था। आप जैसे ही एंगल पुट करते हो फिर हमारे पास E जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस, उसको बाहर लेके इंटीग्रेशन होगी किसकी, सिर्फ ds की, और ds हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्फीयर बन रहा है, तो स्फीयर के लिए आपने सरफेस एरिया को फॉर्मूला लगा दिया 4πr²। जैसे ही वैल्यू पुट करते हो आपके पास E के लिए रिजल्ट बन जाता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r²। ठीक है जी। अब ये जैसे हमारे पास ये रिजल्ट बनता है तो हमने क्या देखा, हमें तो फोर्स कैलकुलेट करनी थी,
हमसे तो फोर्स पूछ रखी थी, क्योंकि कूलम्स लॉ में तो फोर्स हमने देखी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एफ की वैल्यू जैसे कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है। ये बेसिकली आया कहां से आप सभी को पता है, मैं बता देता हूं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो यहाँ पे फोर्स तो कैलकुलेट करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन थी, चार्ज हमारे पास था डिवाइड में, हम दूसरी साइड ले गए तो किसका हो गया, ये मल्टीप्लाई का हो गया। इसी फॉर्मूला का यूज किया, क्योंकि इस बार जो चार्ज है वो हमारे पास कितना है, Q2 यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, और E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, आपने वैल्यू पुट करी और फोर्स कैलकुलेट करके आ गई। अब देखो, यानी कि हमने ये फॉर्मूला बना लिया, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जब भी अगर कभी हमसे ये पूछा जाए कि कूलम्स लॉ को डिड्यूस करो गॉस थ्योरम की हेल्प से, तो आपके दिमाग में सबसे पहले रिजल्ट आना चाहिए, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि हमें कहां तक पहुंचना है, हमें क्या करना क्या है। तो आपकी जो सिलेबस की फर्स्ट डेरिवेशन है वो यही है, और ये बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो गॉस लॉ का ही है, गॉस थ्योरम का ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एप्लीकेशंस करेंगे। अब होता क्या है हमारे पास कि अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस बनती हैं गॉस थ्योरम की, 5-6 एप्लीकेशंस हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए बनती है, होलो स्फीयर के लिए बनती है हमारे पास, फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए बनती है। तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर हमसे पेपर में ऐसे पूछ लिया जाए कि आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। ठीक है जी, हमारे पास वायर भी बोल सकते हैं और स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, एक वायर है, जिसमें आप यूनिफॉर्मली चार्ज को क्या करवा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो। अगर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया है तो हमें क्या पता है, उसी के अराउंड क्या बन जाएगा, हमारे पास सरफेस बनेगा, जहां पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे जरा फिगर को ध्यान से देखो, ये मेरे पास जो सेंटर में मैंने बना रखी है, ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अगर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज वायर कंसीडर करी है और इसमें मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, जो कि आपने प्रीवियस आपके टॉपिक्स जो है सिलेबस में उसमें पढ़ रखा होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से पढ़ी जाती है, कौन कौन से उसके फॉर्मूला होते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 तरह के केस बनते थे, एक बनता था हमारे पास लीनियर का केस, एक बनता था सरफेस एरिया का, और एक बनता था हमारे पास वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी लाइन के ऊपर, यानी वायर के ऊपर। जैसे ही मैं वायर पे, आप एक स्ट्रेट वायर कंसीडर करते हो और मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया, अब इस पोर्शन में करवाओगे तो इसके अराउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी के अराउंड सरफेस एरिया डेवलप हो जाएगा, जहां पे आप एक पर्टिकुलर फील्ड डेवलप हो जाएगी। ऐसा भी सोच सकते हैं कि फील्ड डेवलप हो जाएगी जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब पूरी स्ट्रेट वायर के अराउंड ऐसी पूरी फील्ड कंसीडर होगी, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास कैसा सा दिखेगा, ये दिखेगा एक सिलेंड्रिकल टाइप। ये देखो एक सिलेंडर की तरह आपको देखने को मिल रहा है कि इसी के अराउंड हमारे पास क्या हुआ है कि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया था जैसे ही वायर में, और उसी के अराउंड आपको क्या हो गया, आपको देखने को मिला कि कुछ सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस यहाँ पे हमें नजर आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारे पास गॉसियन सरफेस होगा। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया है, देखो, कंसीडर एन इनफाइनाइट एंड वेरी थिन स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हमें क्या पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। किससे लिखते हैं हम, लैम्डा से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने एक वायर कंसीडर कर ली है, ठीक है, उसके बाद उसमें चार्ज भी हमने कंसीडर कर लिया कि यूनिफॉर्म चार्ज है दोनों की, ये इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, यानी जो हमने वायर कंसीडर कर ली है उसकी जो लेंथ है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात ये आती है कि हमें क्या करना है, हमें पूरे का पूरे इस, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला का यूज कर रहे हैं और बस खत्म हो जा रही है कहानी। हम क्या करेंगे, इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक पार्ट आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप कंसीडर कर लोगे कि सिलेंडर का ये सेकंड पार्ट है, और जो ये एक पोर्शन बच गया इसको हमने थर्ड पार्ट से कंसीडर कर लिया। तो हमारे पास कुल मिला के 3 सरफेस, यहाँ पे गॉसियन सरफेस में आपने इसे टोटल जो गॉसियन सरफेस था हमारे पास उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस क्यू। अब ये जो आपके पास टोटल गॉसियन सरफेस है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, जिसको आप बोलते हो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्मली आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, तो उसके लिए आपके पास कितना चार्ज होगा, और उसी के लिए हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है। चार्ज के लिए रिजल्ट आता है Q इक्वल्स टू लैम्डा एल, कि जितनी वहां पे लेंथ रहेगी मल्टीप्लाई बाय जितना चार्ज आप वहां पे क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा दोगे।
वो किसको बताएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करवा रहा होगा, वो आपके पास टोटल चार्ज को बताएगा, यानी क्यू टोटल चार्ज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एल, आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हम यहाँ पे किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, गोस थ्योरम की, तो आप या गोस लॉ की, तो आप गोस लॉ का यूज करोगे। आप सिंपल एक इसी के लिए फॉर्मूला जो इसका रिजल्ट है वो लिखोगे। रिजल्ट क्या बोलता है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट बनता है हमारे पास, ये आपको आता भी है। अब जो आपके पास चार्ज था इस केस में, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लैम्डा एल बाय, यहाँ पे क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज के लिए क्या लिख दिया हमने, लैम्डा एल। तो ये आपके पास क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या लिखा है कि सिलेंड्रिकल जो गोशियन सरफेस थे उसको हमने डिवाइड कर दिया है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट में, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ आपको कैसी सी देखने को मिलेगी, ये जो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है इसी को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू, यानी आपके पास क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फर्स्ट पार्ट के लिए प्लस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर सेकंड पार्ट के लिए प्लस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर किसके लिए, थर्ड पार्ट के लिए। तो आपने तीनों को अलग अलग तरीके से लिख दिया यहाँ पे, और तीनों का क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। जैसे ही हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से टोटल वैल्यू आ जाएगी। आपने यहाँ पे सम करके लिख दिया, और ये किसके इक्वलेंट था, किसके इक्वल था हमारे पास, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गई हमारे पास क्या, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहां तक सिंपल है। हमने किया क्या, हमने गोस थ्योरम की इक्वेशन का यूज किया, और उसके बाद हमने जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था वहां पे आपने ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर यानी टोटल की जो वैल्यू है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करके उनका सम करके लिख दिया, क्योंकि अगर हमारे पास पार्ट्स में है तो हम उसे समीशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ईडीएस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ईडीएस को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सिंपल है। अभी तक जितने भी आपने पिछले टॉपिक्स पढ़े उसमें आपने क्या देखा होगा कि हमें क्या देखने को मिलता है, हम एंगल्स की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास एंगल चाहिए हमें, तो आप जब भी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो फिगर में मेंशन किया हुआ है कि ये इसके ई की डायरेक्शन है और ये इसके डीएस की डायरेक्शन है। अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती थी और इजी आता था। हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि थीटा की वैल्यू 0 है और हम cos 0 की वैल्यू 1 पुट करके इजीली सॉल्व कर पाते थे। बट यहाँ पे आपके पास अलग अलग देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट केस के लिए अलग है, सेकंड के लिए अलग है और थर्ड के लिए अलग है। थर्ड वाला जो केस है हमारे पास, थर्ड केस में आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, सेम वैसा सा रिजल्ट है जो आपने प्रीवियस डेरिवेशंस में यूज किया होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो सरफेस है हमारे पास, ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस, इसमें जो दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो कितने का है, 90 डिग्री। कितने का एंगल है हमारे पास, 90 डिग्री का। आपने ये फिगर में भी मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर सरफेसेस फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमारे पास क्या है, और इजी होगी हमारी डेरिवेशन। दो केस में टोटल 3 यहाँ पे आपके पास केस बन रहे हैं जिनको आप ऐड कर रहे हो। 2 की तो वैल्यू 90 डिग्री एंगल बना रही है। अगर 2 की वैल्यू 90 डिग्री एंगल बना रही है यानी cos 90 इक्वल्स टू 0, बस वैल्यू खत्म होगी। यानी ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट ये तो हमारे पास खत्म ही हो जाएगा। हमें सॉल्व किसको करना है, बस एक पार्ट को सॉल्व करना है। और एक पार्ट को सॉल्व करना कौन सी बहुत बड़ी बात है, एक पार्ट को तो हम ऑलरेडी पहले भी सॉल्व करते थे और सेम ही पार्ट है, वो सेम ही चीज कर रहे हैं हम। दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी सेम आ रहा है यानी 0 डिग्री, और 0 डिग्री आएगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल क्रॉस थ्रू थर्ड सरफेस ओनली। यानी कि इसका मतलब है इस केस में हमारे पास सिर्फ थर्ड केस में ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पास होती हुई नजर आएगी, उसी के लिए आप रिजल्ट बनाओगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के नीचे जो आपने लिखा है थर्ड पार्ट इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है। अब यहाँ पे आपने लिख दिया जी ये हमारे पास एंगल कितने का बन रहा था, 0 डिग्री का बन रहा था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर हटा दो क्योंकि सॉल्व करना है। ई डी एस कॉस ऑफ थीटा की जगह हमने लिख दिया 0 डिग्री लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 हमारे पास 1 होता है, आपके पास क्या रिजल्ट बन गया, ई डी एस इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमने लास्ट डेरिवेशन में भी देखा था जब आपने कूलम्स लॉ को डिड्यूस किया था, ठीक है, तो वहां पे भी हम क्या देख रहे थे कि E इज कांस्टेंट ओवर गॉसियन सरफेस, कि ये जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पे हमारे पास क्या है, E जो है वो कांस्टेंट वैल्यू शो करता है, तो E तो चला जाएगा बाहर, सिंपल है। E की इंटीग्रेशन तो नहीं होने वाली, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, डीएस की इंटीग्रेशन होगी इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन।
अब यहाँ पे देखो हमारे पास बन क्या रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप में कुछ ऐसा सा देखने को मिल रहा है। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, इसे इंटीग्रेट कर दोगे। जैसे इंटीग्रेट करोगे फॉर्मूला पुट करोगे और आपके पास क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। बट एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, क्योंकि पूरे क्लोज सरफेस की बात हो रही है। बट जब आप पार्ट्स की बात करते हो तब आपके पास क्लोज सरफेस की बात नहीं हो रही। तो क्लोज सरफेस की बात नहीं हो रही है, इसीलिए आप सिंपल इंटीग्रेशन का, नॉर्मल इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हो। यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन का यूज नहीं होगा। तो किया क्या है हमने, इक्वेशन बनाई थी गॉस थ्योरम से, उसके बाद उसे अलग अलग पार्ट्स में जैसे ब्रेक किया था उसी के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। दो पार्ट्स की वैल्यू कॉस आपके पास कितनी देखने को मिल रही थी, सिंपल है, cos 90 देखने को मिल रही थी। cos 90 हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट होता है, वो वैल्यू खत्म हो गई हमारे पास दोनों। बची कौन सी वैल्यू, एक वैल्यू के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, और cos की वैल्यू कितनी है वहां पे 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री आपने पुट कर दी। क्यों है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है, ये देखो ds और p वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, सेम। और जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हो, इसी के लिए आप cos 0 की वैल्यू पुट करोगे और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे रिजल्ट बनेगा। ठीक है जी, तो देखो ठीक है जी, अभी इसके आगे देखते हैं। हमने क्या बोला था कि हमारे पास ई जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा जो सरफेस एरिया है, यहाँ पे जो फिगर बन रही है वो तो सिलेंडर की बन रही है। यानी कि जब आप स्फेयर की बात करते थे तो उसका एरिया यूज करते थे इंटीग्रेशन करते टाइम। यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर एल। और मैंने क्या किया, यहाँ से ई और इसे इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 पाई आर एल। उसके बाद हमारे पास किसके इक्विवेलेंट था, ये लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या चाहिए था, फिर हमें सडनली याद आया कर क्या रहे हम, हमारी डेरिवेशन थी क्या, हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ई से। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से क्या मतलब कैलकुलेट, क्या आप किसके लिए रिजल्ट बना रहे हो, आप बना रहे हो ई के लिए। तो यहाँ से ई आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप ये पूरी की पूरी टर्म को दूसरी साइड ले जाओगे। जैसे आप लेके गए यहाँ पे मल्टीप्लाई का, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, ई इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर। ठीक है जी, सिंपल रिजल्ट है। अब इसके बाद हमसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पे जो आपके पास आर है, जो डिस्टेंस है, जो आपने डिस्टेंस कंसीडर कर रखा था, इसका कैसा रिलेशन बनता है। तो कैसा रिलेशन बन रहा है हमारे पास, इनवर्स रिलेशन बन रहा है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते चलोगे, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मोशन सरफेस का, कहां से, जो हमारी वायर है उससे दूर जाते चलोगे, तो आप देखते चलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनवर्स रिलेशन, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर वेक्टर लगा दोगे, यहाँ पे आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, बस सिंपल है। तो ये हमारे पास कुल मिला के एक एप्लीकेशन है, किसके लिए, वायर के लिए। अब हमारे पास इसी के बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है वो आती है शीट्स के लिए। ठीक है जी, प्लेन शीट होती है हमारे पास। अगर शीट पे आप क्या कर दो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो देखो यहाँ पे तो वायर के लिए था, तो आपने क्या देखा कि स्ट्रेट वायर को हम स्ट्रेट वायर पे करवा रहे हैं तो लीनियर की बात हो रही है, जो आप शीट पे करवाओगे तो पूरे सरफेस की बात होगी। तो अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट एप्लीकेशन, शीट पे कैसे हम क्या कर सकते हैं, अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस, आप जो भी आपके डाउट है वो लिखते रहें। और अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो सिलेबस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, और मेरी पूरी कोशिश है कि अब आपका सिलेबस जो है एक बार में कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास हर एक एक दो दो तीन तीन डेरिवेशंस की आपको वीडियोस मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चेक कर लें एक बार जाके। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप लिख दें कि समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है और ज्यादा टाइम है भी नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज हो पा रहा है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन्हें पढ़ें, और अगर समझ नहीं आ रहा है, अगर मैक्सिमम को समझ नहीं आएगा तो फिर डालने बंद कर देंगे। ठीक है, अगर कोई और वैसे कोई डाउट है, अगर टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको दोबारा से यहाँ पे क्लियर किया जाए। ठीक है, थैंक यू।